जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के जो न्यू वैकेंसी आया है इसके बारे में। देखिए, एसएससी जीडी ने कुल कितना वैकेंसी निकाला है, तो कुल यहाँ 24,369 पोस्टों पर नया वैकेंसी निकाला है। इसमें कहा गया है कि देखिए, वो बच्चा मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो मतलब इंटरमीडिएट किए हुए हैं, यानी उसका योग्यता क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से वो इंटर पास रहे और उनका उम्र माने 18 मतलब होना चाहिए। 18 रहेंगे तो उसको क्या दिया जाएगा, मैंने इन पोस्टों पर फॉर्म भरने के लिए अनुमति दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए बाबू, एसएससी जीडी ने 2019 में 56,000 पोस्टों पर क्या किया था, यहाँ पर वैकेंसी निकाला था। उसके बाद 19 के बाद आराम से एसएससी जीडी रुका और रुकने के बाद 2022 में क्या किया, यानी लास्ट वाला एरिया जो पीरियड था उसमें क्या किया, एसएससी जीडी ने 24,369 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला। यहाँ पर निकाला और निकालने का मेन मुद्दा क्या है कि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन 2024 में है। इसी का मद्देनजर रखते हुए कि ऑपोजिशन का लीडर हम पर सवाल कभी ये न करे कि आपने बेरोजगारी को दूर नहीं किया, आपने गरीबी को दूर नहीं किया, आप फेलवर नजर आ रहे हैं। इस पर क्या करेगा कि सरकार पर हमेशा ऑपोजिशन सवाल उठाएगा कि नहीं आप महंगाई रोक पा रहे हैं, नहीं आप बेरोजगारी को रोक पा रहे हैं, नहीं आपसे गरीबी कंट्रोल हो रहा है, तो आपकी सरकार यहाँ फेलवर नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए क्या किया एसएससी जीडी ने कि 24,369 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला। और वैकेंसी निकाला तो ये अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकाला। चलिए बात करते हैं ये अलग अलग पोस्ट है कौन। देखिए, पहला है बीएसएफ यानी इसको कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी बीएसएफ पर इन्होंने वैकेंसी निकाला 10,497 गो पोस्ट निकाला बीएसएफ में। समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी, यानी ई ग्रुप ए में था बीएसएफ और ग्रुप बी में कौन आता है, सीआईएसएफ ग्रुप बी में आता है। इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल पोस्ट कितना है बाबू, तो टोटल पोस्ट 100 है। यानी आप पूरे भारत की बात करेंगे ना तो पूरे भारत में सीआईएसएफ में कितना पोस्ट है, तो 100 ही पोस्ट है। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद सीआरपीएफ आता है। सीआरपीएफ में टोटल पोस्ट कितना आया है बाबू, तो टोटल पोस्ट 8,911 पोस्ट आया है। ये कौन सा ग्रुप में आएगा, तो ये आएगा बाबू सी ग्रुप में आता है। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद एसएसबी में 1284 गो पोस्ट निकाला है। कौन बाबू, एसएसबी में कितना पोस्ट, तो 1284 गो पोस्ट निकाला है और ये ग्रुप डी में आता है। यहाँ पर ये ग्रुप डी में आएंगे। उसके बाद आईटीबीपी में 1613 पोस्ट निकाला गया है और ये ग्रुप ई में आता है। यानी देखिए जो बच्चा मान लीजिए कि जो बच्चा अगर यहाँ पर रिटन भी पास कर लेगा, है ना, उसके बाद फिजिकल भी पास कर लेगा तो 13 को बच्चा है उतना ही बच्चा को यहाँ पर मेरिट लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद असम राइफल की बात करें तो असम राइफल ग्रुप एफ में आता है और इसमें कुल टोटल कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो कुल टोटल 1697 वैकेंसी निकाला है असम राइफल में। उसके बाद एसएसएफ ग्रुप एच में शामिल है और इसमें 103 गो वैकेंसी निकाला है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद एनसीबी इसमें कुल टोटल 164 गो वैकेंसी निकाला है सेंट्रल सरकार ने और ये ग्रुप जी में आता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग बात करते हैं कि एसएससी जीडी के फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थी के क्या योग्यता होना चाहिए। तो देखिए, एसएससी जीडी का फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट होना पड़ेगा, यानी आप इंटर पास होना बड़ी अनिवार्य है। अगर आप इंटर पास नहीं रहिएगा तो इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। समझ में आया कि नहीं। इंटर के साथ साथ आपकी उम्र माने 18 कम से कम होना चाहिए, 18 साल। अगर मान लीजिए 18 से कम रहेगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड का मतलब है कि जब इसका रिटन आप एग्जाम पास कीजिएगा एसएससी जीडी का
उसके बाद आपको शारीरिक यानी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल इजिबिलिटी पीईटी, यानी पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इजिबिलिटी टेस्ट, यानी शारीरिक मापदंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दौड़ का, यानी रनिंग। मेल का जो रनिंग होगा वो कितना होगा, तो देखिए जो कोई भी कैटेगरी हो, जैसे जनरल हो, ओबीसी हो, एसी हो, एसटी हो, ये टोटल कैटेगरी की बात करें तो दौड़ यहाँ पर क्या है कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 24 मिनट दिया जाएगा टाइम और 5 किलोमीटर रनिंग करना है। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, तब आपका दौड़ यहाँ पर सफल माना जाएगा। अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए अगर 30 मिनट लगता है तो आप क्या घोषित कर दिए जाएंगे, आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसी हो, एसटी हो, इसमें कोई छूट नहीं देता है। रनिंग में कोई छूट नहीं, कास्ट पर कोई छूट नहीं, चाहे आप एसी कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी को हो, अदरवाइज कोई भी जाति का हो, इसमें कोई छूट नहीं देता है। रनिंग में कोई भी सेंट्रल सरकार नहीं देता है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हम लोग बात करते हैं रनिंग। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में रनिंग में छूट मिलता है। क्यों? कि देखिए बाबू, क्योंकि देखिए मेल का जो शारीरिक क्षमता होता है ज़्यादा होता है, किससे? फीमेल से ज़्यादा होता है, तो इसको तो खैर छूट मिलना ही चाहिए। फीमेल है बेचारी तो इसको मिलना चाहिए छूट, है कि नहीं? तो फीमेल अगर कोई भी कैटेगरी का रहेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, या एसी कैटेगरी का हो, या एसटी कैटेगरी का हो, कोई भी कैटेगरी का रहेगा तो इनको 8 मिनट 5 सेकेंड में अगर दौड़ जाते हैं, 1600 मीटर इसको दौड़ लगाना है। कितना सेकेंड में? सॉरी कितना मिनट में? 8 मिनट 5 सेकेंड। 8 मिनट 5 सेकेंड में ये क्या करेंगे, यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ इनको करना बड़ी जरूरी है। यानी औरत रहेंगे ना, चाहे लड़की रहेगी या कोई भी महिला रहेगी, तो उसको कितना 8 मिनट 5 सेकेंड में कितना दौड़ करना है, तो 1600 मीटर इसको दौड़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वही हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ पर हाइट की बात करें, हाइट का यानी मतलब उसका हाइट कितना होना चाहिए, कम से कम कितना हाइट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हाइट होना चाहिए। तो देखिए हाइट अगर हम लोग मेल की बात करें, मेल माने पुरुष का, तो पुरुष अगर कोई भी कैटेगरी का है, चाहे वो एसी कैटेगरी का है, चाहे वो जनरल है, चाहे ओबीसी है, इसका हाइट कितना होना चाहिए लगभग, तो इसका लगभग हाइट होना चाहिए 170। कितना बाबू? 170 होना चाहिए। अगर मेल है तो 170 होना चाहिए। और फीमेल में मान लीजिए कि कितना आपको चाहिए, तो चाहे आप जनरल हैं या ओबीसी हैं या एसी हैं, उसका आपको कितना चाहिए आपको हाइट, तो 157 आपको फीमेल हुए तो रहना चाहिए। 157 नहीं रहेगा तो आप वहाँ से छट जाइएगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीमेल एसटी के बारे में, यानी फीमेल जो रहेगी एसटी रहेगी। समझ में आया कि नहीं? एसी नहीं, एसटी। तो एसटी रहेगी तो एसटी को हाइट कितना चाहिए? 150 चाहिए, यानी 150 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी है फीमेल में, तो उसको 150 से यहाँ पर हाइट होना चाहिए। अगर 150 नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगी? छट जाएगी यहाँ से। समझ में आया कि नहीं? तो हाइट हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मेल एसटी कैटेगरी होगा, मेल अगर एसटी कैटेगरी होगा तो एसटी कैटेगरी में इनको 162 यानी 162.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। अगर मेल एसटी में आएगा तो इसका 162.5 सेंटीमीटर इसका क्या चाहिए बाबू? हाइट चाहिए। अगर मान लीजिए कि एसटी कैटेगरी है तो, अब एसी कैटेगरी है तो कितना चाहिए बाबू मेल के लिए? एसी कैटेगरी के लिए आपको मेल है तो 170 चाहिए यहाँ पर। तो ओबीसी, एससी और एससी और यहाँ पर जनरल, इसमें छूट नहीं मिलता है। समझ में आया कि नहीं? इसका हाइट कितना होना चाहिए? तो 162.5 सेंटीमीटर एसटी का होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं चेस्ट के बारे में। छाती कितना होना चाहिए? तो जो चेस्ट है ना, चेस्ट यानी मेल है तो जनरल, ओबीसी या एसी है तो बिना फुलैले आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलैले कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। चाहे वो आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसी है, तो बिना फुलैले 80 सेंटीमीटर और फुला करके कितना? 85 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं एसटी कैटेगरी, यानी एसटी कैटेगरी रहिएगा तो छूट यहाँ पर मिलेगा।
कोची में, सीना में मिलेगा। मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में 76 बिना फुलेले एसटी कैटेगरी के चाहिए, बिना फुलेले 76, और फुला करके एसटी कैटेगरी का कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब वही हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर महिला की कहिएगा कि सर महिला के भी क्या चेस्ट नापा जाता है, तो नहीं, महिला का चेस्ट नहीं नापा जाता है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए पुरुष को ही मतलब चेस्ट नापा जाता है कि आपका चेस्ट कितना है, 80 है, 85 है, कितना है, बिना फुलेले। और महिला का चेस्ट नाप यहाँ पर अलावे नहीं है, समझ में आएगा। तो महिला के लिए नहीं, वहाँ पर सस्पेंस नहीं रहता है, चेस्ट नापने वाला नहीं नाप सकता है, समझ में आएगी। अब हम लोग बात करते हैं किसका बाबू, एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में पूछता कुछ ही है रिटेन एग्जाम में। तो देखिए रिटेन एग्जाम में सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करें तो टोटल संख्या कितना रहेगा, क्वेश्चन का टोटल संख्या कितना रहेगा, तो 80 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन रहेगा रिटेन एग्जाम में। और ये कितना नंबर के रहेगा, तो ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेगा, यानी 80 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 80, और यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, 2 नंबर का। तो आपका टोटल एग्जाम कितना नंबर का होगा, तो आपका टोटल एग्जाम 160 नंबर का होगा। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 80 दूनी 160, यानी 160 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा, समझ में आया कि नहीं। और ये कितना टाइम देगा आपको, यहाँ पर 80 क्वेश्चन को हल करने के लिए कितना टाइम देगा, तो 60 मिनट का टाइम देगा, समझ में आया कि नहीं। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है, और 80 क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो 160 नंबर आपका टोटल होगा यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा मतलब कौन कौन से अधि से मतलब आता है यहाँ पर, यानी क्वेश्चन कौन कौन से चीज़ से आता है। तो देखिए सबसे पहले वो रीजनिंग से आएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, और ये 2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर 20 दूनी 40 नंबर आपको रीजनिंग मार्क टोटल हो गया। 20 क्वेश्चन 2 नंबर, 40 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। 20 क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ रीजनिंग का संख्या कितना रहेगा, 20, और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का, 2, तो 20 दूनी 40, तो 40 नंबर का आपको रीजनिंग हो गया टोटल। 20 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 40 नंबर का हो गया। उसके बाद आता है जीके, उसके बाद जनरल नॉलेज, यानी जीके जिसको बोलते हैं, जीके आएगा 20 क्वेश्चन, और ये 2 नंबर का रहेगा, एहू 40 नंबर का रहेगा, समझ में आया कि नहीं, एहू 40 नंबर का हो गया। देखिए ये वाला भी कितना नंबर का, यानी आएगा आपको 20 क्वेश्चन। जनरल साइंस जनरल नॉलेज में कितना आएगा, 20 नंबर आएगा, 20 नंबर का आएगा। लेकिन आप ये जानिएगा कि जो 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन ये 2 नंबर का है, तो 20 दूनी 40 नंबर आपको जीके से भी आपको मिलेगा, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद अर्थमेटिक आता है, अर्थमेटिक मैथ आएगा, ये 20 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 20 दूनी 40 नंबर मैथ से भी आ गया। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये भी क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 20 नंबर रहेगा, और ये 2 नंबर का रहेगा, तो 20 दूनी 40 से हो गया, तो 40 चौका 160, टोटल मार्क कितना होगा, तो 160 मार्क्स का होगा यहाँ पर एसएससी जीडी। कितना का होगा बाबू, 160। और आपको लाना है पासिंग मार्क, आप जितना भी लाइएगा, जैसे मान लीजिए 160 में से आप 120 ला दीजिएगा तो आपका बढ़िया परफॉर्मेंस है, 140 ला दीजिए और बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पर जो मतलब एग्जाम आपका होगा ये टोटल 160 मार्क्स का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 80 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर के, तो 2 नंबर के रहेगा, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो सिलेबस की बात कर लिए कि यहाँ पर रीजनिंग होगा, जीके होगा, अर्थमेटिक मैथ होगा, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश होगा यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं किसका बाबू, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आप जब एग्जाम में जाइएगा तो आपका कौन कौन से पहचान वहाँ मांगा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले बाबू आप एग्जाम में जाइए तो कोई आईडी प्रूफ ओरिजिनल रखिए, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी बचपन का फोटो रहता है ना, तो वहाँ सस्पेंस में रहता है कि क्या यही बच्चा है जो इस फॉर्म को अप्लाई किया है कि दूसरा बच्चा आके एग्जाम दे रहा है। इसलिए क्या कीजिएगा कि आप 2-2 गो 3-3 गो आईडी प्रूफ ले जाइएगा। पहला आप पेन कार्ड ले जाइए, वहाँ पेन कार्ड ले जाइएगा तो पेन कार्ड में आपका चेहरा साफ शब्दों में साफ दिखाई देता है, तो वहाँ पर एग्जाम से आपको नहीं लौटाया जा सकता है, क्योंकि आपका चेहरा मिलाया जाएगा, आपका सब चीज़ मिलाया जाएगा वहाँ पर। और जब मिल जाएगा तो मिल जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपको अनुमति दिया जाएगा कि आप एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपको पेन कार्ड नहीं है तो आप वोटर कार्ड ले जाइए, वोटर कार्ड ले जाइएगा तो आपको वोटर कार्ड पर भी आपको एग्जाम देने की अनुमति मिलेगा। वो भी नहीं है तो आधार कार्ड पर आप सुधरवा लिए हैं या फोटो आप बढ़िया है, आपका चेहरा पता चला है, तो आधार कार्ड भी आपको क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, आप ले जा सकते हैं वहाँ पर। अगर वो भी नहीं है तो स्कूल का आईडी प्रूफ कोई भी है
आप उसको जा करके दे सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में जाने की अनुमति मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपको SCCGD का पूर्ण रूप से जानकारी था। समझ में आया कि नहीं? एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिएगा, किसका बाबू? तो SCCGD का, तो एकदम दिल लगा के करना है, एकदम खुला चैलेंज से करिएगा। क्योंकि देखिए बाबू, बेरोजगारी का इतना बड़ा दौर चल रहा है ना, इतना बड़ा दौर चल रहा है कि आज युवा बर्बाद है बेरोजगारी की वजह से। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अदर स्टेट, कोई भी स्टेट हो, अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद नहीं कर रहा है। वो चाह रहा है कि हम सरकारी सेक्टर में अगर कोई जॉब कर लेते हैं तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। इसलिए कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो आप सभी से हमको निवेदन है कि आप जब भी पढ़ाई लिखाई कीजिए तो आप ये ना देखिए कि पोस्ट कितना है, आप ये देखिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट लेना है। सिर्फ एक पोस्ट हमको चाहिए, कुछों के चाहिए, चाहे वो CRPF का पोस्ट हो, BSF का पोस्ट हो, ITBP हो, SSB हो, कुछों के आपको मिल जाता है। आप एक पोस्ट से मतलब रखिए और भीड़ से दूर हटिए। जब भी आप पढ़ाई पर बैठिए तो ये मन में रखिए ना कि अबरी बार मेरे माँ बाप का जो सपना है वो साकार करके रहेंगे। और साकार कैसे होगा? मेहनत पर होगा। आप देखिए, कहते हैं ना कि जो मतलब पसीना से अगर नहाता है ना, वो एक दिन इतिहास बदलता है। और जो मान लीजिए ना कि पानी से नहाता है ना, वो कहीं ना कहीं उसका ज़िंदगी एकदम नर्क आगे चल के हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो आप पसीना से नहाने के लिए सीखिए। समझ में आया कि नहीं? आप पसीना से नहाइए, आप एक दिन जरूर सफल हो जाइएगा। और वैसा संगत में रहिए जो वहाँ पर क्या हो कि पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, है ना। पढ़ाई लिखाई एकदम दिन पर दिन आप बेटर बनाते जाइए, एक दिन आपकी सफलता मिलेगी। हम चाहते हैं कि SSCGD का आप सभी विद्यार्थी जितने भी हैं एलिजिबल हैं, इंटर पास किए हैं, वो सभी विद्यार्थी SSCGD में यहाँ पर क्या करेंगे? इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और दिल से मेहनत करेंगे। आपकी एक सीट पक्का होगा, ये मेरा गारंटी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ न्यू वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।